उम्म, इंसान के जीनोम में ना करीब 3 अरब अक्षर होते हैं। मतलब 3 अरब। अगर हम सोचें कि उस विशाल किताब में सिर्फ एक अक्षर, हाँ सिर्फ एक अक्षर गलत छप जाए तो वो किसी नवजात बच्चे की जान ले सकता है। हाँ, और दशकों तक ना विज्ञान इस गलत अक्षर को बस बेबसी से देखता रहता था। मतलब हम कुछ कर नहीं पाते थे। बिल्कुल। लेकिन आज इस डीप डाइव में हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने उस 100 मंजिला इमारत जितनी बड़ी किताब में उस एक गलत अक्षर को सिर्फ ढूंढा ही नहीं, बल्कि बिना कोई पन्ना फाड़े उस अक्षर के अंदर के परमाणुओं को घुमाकर ठीक कर दिया। और पता है, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं लग रहा अब। ये आज की सच्चाई है। मतलब हम एक ऐसे युग में आ गए हैं जहां विज्ञान सिर्फ बीमारियों के लक्षणों को दबा नहीं रहा है। हाँ, वो सीधे जड़ पर जा रहे हैं। एकदम सही। वो जीवन के बुनियादी कोड यानी हमारे डीएनए के स्तर पर जाकर ना चीजों को दोबारा लिख रहे हैं। और शायद यही वजह है कि लॉस एंजलिस में जो ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 हुआ वो इतना खास था। मतलब इसे विज्ञान का ऑस्कर कहते हैं ना। हाँ, बिल्कुल, विज्ञान का ऑस्कर। जहां एक ही छत के नीचे रॉबर्ट डाउनी जूनियर और मार्गोट रॉबी जैसे हॉलीवुड सुपरस्टार्स उन वैज्ञानिकों के लिए तालियां बजा रहे थे जो अपनी पूरी जिंदगी बंद लैब्स में निकाल देते हैं। अरे, मुझे जेम्स कॉर्डन का वो मजाक याद आ गया। उन्होंने होस्ट करते हुए कहा था ना कि हर विजेता को $3 मिलियन मिलते हैं, रिसर्च के लिए नहीं बल्कि खुद के खर्च के लिए। हाँ हाँ, उन्होंने कहा था कि महंगाई इतनी है कि शायद इस रकम से ये वैज्ञानिक अपनी गाड़ी का टैंक 1 या 1.5 बार फुल करा सकें। मतलब मजाक अपनी जगह है, लेकिन उन $3 मिलियन के पीछे का जो असली काम है ना, वो सच में मानवता की दिशा बदल रहा है। ये सिर्फ एक अवार्ड शो की लिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन आज यही है कि हम समझें कि कैसे इंसान की ये जो असीम जिज्ञासा है ना, वो हमारी कोशिकाओं की अराजकता को सुलझा रही है और ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती दे रही है। तो ठीक है, चलिए इस डीप डाइव को अनपैक करते हैं और शुरुआत करते हैं उस किताब से, यानी हमारे जेनेटिक कोड से। स्टुअर्ट ऑर्किन और स्वीलेथिन ने सिकल सेल के लिए जो किया है वो हैरान करने वाला है। हाँ, सिकल सेल और बीटा थैलेसीमिया ये बहुत ही दर्दनाक बीमारियां होती हैं। मैंने इसके बारे में पढ़ा था। सिकल सेल में ना शरीर की लाल रक्त कोशिकाएं एक हंसिए या सिकल के आकार की हो जाती हैं, जिससे नसों में रुकावट होती है और बहुत भयानक दर्द होता है। मुझे ये किसी बड़ी इमारत के मुख्य पावर ग्रिड के खराब होने जैसा लगता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि उसी इमारत के बेसमेंट में एक पुराना बैकअप जनरेटर रखा है जो तब चलता था जब इमारत बन रही थी। अरे वाह, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। विज्ञान की भाषा में इस बैकअप जनरेटर को ना फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं। फीटल हीमोग्लोबिन मतलब जो जन्म से पहले होता है। हाँ बिल्कुल। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, तो शरीर यही एकदम स्वस्थ हीमोग्लोबिन बनाता है। लेकिन जन्म के कुछ ही महीनों बाद शरीर एक जेनेटिक स्विच दबा देता है। अच्छा, तो वो बैकअप जनरेटर बंद हो जाता है? हाँ, फीटल हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है और वयस्क हीमोग्लोबिन शुरू हो जाता है। सिकल सेल के मरीजों में यही वयस्क हीमोग्लोबिन खराब होता है। तो ऑर्किन और थीन ने सोचा, क्या हम उस स्विच को वापस बंद कर सकते हैं? मैं यही समझना चाह रही थी। शरीर ने तो जानबूझकर उस तार को काट दिया है ना, तो वे इसे वापस चालू कैसे करते हैं? मतलब क्या कोई दवा खिलाते हैं या कोई मशीन अंदर भेजते हैं? वे खास जीन को टारगेट करते हैं जिसका नाम है BCL11A। ये जीन ही वो स्विच है जो बचपन वाले हीमोग्लोबिन को रोकता है। ओके, तो वो उस जीन का करते क्या है? वैज्ञानिकों ने ना क्रिस्पर तकनीक का इस्तेमाल किया और इस जीन को काटकर बेकार कर दिया। जैसे ये स्विच टूटता है, शरीर अपने आप उसी पुराने स्वस्थ फीटल हीमोग्लोबिन को बनाना शुरू कर देता है। मतलब वो शरीर के ही पुराने सिस्टम को फिर से जगा देते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ लैब का प्रयोग नहीं है। अब ये दुनिया की पहली FDA प्रमाणित क्रिस्पर थेरेपी बन गई है और असल में लोगों की जान बचा रही है। ये सच में चमत्कार जैसा है। और जेनेटिक कोड के साथ इसी तरह के सीधे हस्तक्षेप का ना एक बहुत ही भावुक पल उस समारोह में दिखा था, 7 साल की हाना रीफ के रूप में। हाँ, हन्ना की कहानी बहुत ही दिल छू लेने वाली थी। वो LCA नाम की एक जेनेटिक बीमारी के साथ पैदा हुई थी ना। उसकी आंखों की कोशिकाएं प्रकाश को प्रोसेस ही नहीं कर पाती थी। दुनिया उसके लिए धीरे धीरे पूरी तरह अंधेरे में डूब रही थी। हाँ, और यहाँ पर जीन बेनेट, कैथरीन हाय और एल्बर्ट मैगवायर की टीम ने जो किया
वो सिकल सेल वाले काम से एकदम अलग रणनीति थी। अलग कैसे? मतलब वहां तो हमने एक स्विच को बंद किया था। हाँ, वहां हमने कुछ काटा था, लेकिन हेना के मामले में बीमारी की वजह एक जीन का ना होना था। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने एक वायरस लिया जो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। वायरस? मतलब आंखों में वायरस डाल दिया? हाँ, क्योंकि वायरस की एक खासियत होती है, वो कोशिकाओं के अंदर घुसने में बहुत माहिर होते हैं। तो उन्होंने उस वायरस के अंदर एक सही स्वस्थ जीन डाला और इसे सीधे हना की आंख के रेटिना में इंजेक्ट कर दिया। बाप रे, ये तो बहुत ही एडवांस्ड है। हाँ, उन्होंने वो जीन वहां पहुंचा दिया जहां उसकी जरूरत थी। और इसका परिणाम ये हुआ कि एक रात जब हन्ना अपनी माँ के साथ बाहर थी तो उसने आसमान की तरफ इशारा किया और कहा कि वो एक तारा देख सकती है। अपनी जिंदगी में पहली बार। हाँ, ये कहानी सुनकर तो समारोह में शायद ही किसी की आंखें सूखी रही हों। लेकिन यहाँ मुझे एक तकनीकी बात पर थोड़ी उलझन हो रही है। बताइए, क्या उलझन? हना के मामले में तो हमने एक पूरा नया जीन एक वायरस के जरिए आंख में डाल दिया। ये तो एक तरह से पूरी नई किताब देने जैसा हो गया। लेकिन बेबी केजे का मामला एकदम अलग था। हाँ, बेबी केजे को CPS1 की कमी नाम की बहुत ही दुर्लभ बीमारी थी। वही तो, वहां समस्या पूरे जीन की नहीं थी, बल्कि उन 3 अरब अक्षरों में से सिर्फ एक अक्षर की थी। तो वो कैसे ठीक किया? इसके लिए ना डॉक्टर डेविड ल्यू और उनकी टीम ने बेस एडिटिंग का इस्तेमाल किया। और ये क्रिस्पर से बहुत अलग है। क्रिस्पर से अलग कैसे? क्रिस्पर DNA को कैंची की तरह काटता है, जिससे कभी-कभी अनचाहे बदलाव हो सकते हैं। लेकिन बेस एडिटिंग कैंची नहीं, वो एक पेंसिल और इरेजर की तरह काम करती है। रुकिए, पेंसिल और इरेजर? लेकिन हम कोई कागज की बात तो कर नहीं रहे। DNA के जो अक्षर होते हैं ACTG, वो तो असल में रसायन है ना, मॉलिक्यूल्स हैं। बिल्कुल सही। तो आप एक रसायन को इरेजर से मिटाकर दूसरे में कैसे बदलते हैं? यही तो इस तकनीक का सबसे बड़ा जादू है। ये जो अक्षर है ना, A और G, ये असल में परमाणुओं के समूह हैं। एडेनिन और ग्वानिन के बीच का अंतर सिर्फ कुछ ही परमाणुओं का होता है। अच्छा, मतलब वो दिखने में लगभग एक जैसे होते हैं? हाँ, बस एक खास जगह पर एक अमीनो ग्रुप का फर्क होता है। तो डॉक्टर ल्यू की टीम ने एक ऐसा प्रोटीन डिजाइन किया जो DNA की उस सकी जगह पर जाकर बैठता है। और फिर? और बिना DNA के दोनों धागों को काटे वो रासायनिक रूप से उस एक अक्षर के एक छोटे से हिस्से यानी उस अमीनो ग्रुप को उखाड़कर फेंक देता है। अरे वाह! तो उससे क्या होता है? इस रासायनिक प्रक्रिया से वो A अपने आप G में बदल जाता है। मतलब उन्होंने कुछ भी काटा नहीं, कोई नई चीज बाहर से नहीं डाली। उन्होंने बस उसी मॉलिक्यूल के कुछ परमाणुओं को निकाल दिया और उसका पूरा रासायनिक रूप ही बदल गया। एकदम सही। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? उन्होंने बेबी केजे के लिए ये पूरी कस्टमाइज दवा सिर्फ 6 महीने के अंदर तैयार कर ली। 6 महीने? ये तो विज्ञान की दुनिया में पलक झपकने जैसा है। हाँ, क्योंकि बच्चे के पास ज्यादा समय नहीं था। चिकित्सा के क्षेत्र में एक ही अणु के परमाणुओं को इस तरह सटीकता से बदलना चांद पर कदम रखने से कम नहीं है। सच में ये अविश्वसनीय है। लेकिन DNA की ये जो किताब है या ये जो ब्लूप्रिंट है, ये अपने आप में कुछ नहीं कर सकता ना? ये तो बस एक नक्शा है। हाँ, असली काम तो हमारी कोशिकाओं के अंदर होता है, हमारे सेल्स के अंदर। और दशकों तक हमें यही पढ़ाया गया है कि एक कोशिका किसी शहर की तरह होती है जिसमें अलग-अलग काम के लिए पक्की दीवारों वाले कमरे होते हैं। बिल्कुल। जीव विज्ञान में लंबे समय तक यही माना जाता था कि कोशिका के अंदर सब कुछ झिल्लियों से यानी मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जैसे केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, वरना सब कुछ आपस में मिल जाएगा और अराजकता फैल जाएगी। यही तो डर था। लेकिन क्लिफ ब्रैंगविन और टोनी हाइमन ने इस पूरी धारणा को पलट कर रख दिया। हाँ, और उनकी ये खोज मुझे ना किसी आधुनिक ऑफिस के काम करने के तरीके जैसी लगती है। ऑफिस का तरीका? वो कैसे? जैसे पहले हम सोचते थे कि सारे जरूरी फैसले सिर्फ बंद मीटिंग रूम्स में लिए जाते हैं। हाँ। लेकिन ब्रैंगविन और हाइमन ने दिखाया कि कोशिका के अंदर बहुत सारा काम बिना किसी दीवार के होता है। हाँ, वो बिना मेम्ब्रेन वाले हिस्से। ये ऐसा है जैसे ऑफिस के वाटर कूलर के पास अचानक एक पॉपअप मीटिंग हो जाए, 2-4 लोग मिले, अपना काम करें और फिर भीड़ में गायब हो जाएं। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। वैज्ञानिक भाषा में इस पॉपअप मीटिंग को फेज सेपरेशन कहते हैं। फेज सेपरेशन मतलब जैसे पानी और तेल अलग रहते हैं? बिल्कुल वही। जब आप पानी में तेल की बूंदें डालते हैं तो वे अलग अलग रहती है ना। कोशिका के अंदर का तरल पदार्थ भी कुछ विशेष प्रोटीन और RNA के साथ बिल्कुल ऐसा ही करता है। अच्छा, तो जब कोई काम करना होता है तो क्या होता है? जब जरूरत होती है
तो वे अचानक एक लिक्विड ड्रॉपलेट यानी तरल बूंद के रूप में एक साथ आ जाते हैं। ये बूंदें बिना किसी बाहरी दीवार के अपना एक अलग रासायनिक माहौल बना लेती हैं। और फिर वहां वो सारा जरूरी काम होता है। हाँ, और काम खत्म होने पर वे बूंदें वापस घुल जाती हैं। लेकिन अगर कोशिका के अंदर व्यवस्था बनाए रखने का ये इतना जरूरी तरीका है, तो क्या होता है जब ये पॉपअप मीटिंग्स खत्म ही ना हो? आपका मतलब है कि वो बूंदें घुले ही ना? हाँ, मेरा मतलब है अगर ये तरल बूंदें घुलने के बजाय वहीं जम जाएं, तो क्या होगा? तब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। कोशिका के अंदर कचरा जमा होने लगता है और गंभीर बीमारियां जन्म लेती हैं। और यहीं पर इस ब्रेक थ्रू प्राइस की सबसे रुला देने वाली कहानी सामने आती है। आप येंटली की बात कर रहे हैं ना? हाँ। रोजा राडिमेकर्स और ब्रायन ट्रेनर ने ALS और FTD, जो कि फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया है, उसके बीच एक जेनेटिक लिंक खोजा, जिसे C9 रिपीट एक्सपेंशन कहते हैं, राइट? बिल्कुल। जब ये म्यूटेशन होता है ना, तो कोशिका के अंदर यही तरल बूंदें जमने लगती हैं और हमारे न्यूरॉन्स को मार देती हैं। और इसी म्यूटेशन ने येंटली सोटो एल्ब्रेक्ट की जिंदगी को एक टाइम बॉम्ब में बदल दिया है। मैं उनकी कहानी पढ़ रही थी। वो एक युवा MD PhD छात्रा है। हाँ। और उन्होंने अपने पिता को ALS जैसी खौफनाक बीमारी से तड़पते हुए देखा है। और सबसे भयानक बात तो ये है कि येंटली के अपने DNA में भी वही C9 म्यूटेशन मौजूद है। मतलब उसे पता है कि किसी भी दिन ये बीमारी उस पर हावी हो सकती है। लेकिन वो डरी नहीं, उसने हार नहीं मानी। बिल्कुल नहीं। उसने समारोह के मंच से जो कहा ना, वो मेरे दिमाग में गूंज रहा है। उसने कहा था, जब तक सांस है तब तक बदलाव मुमकिन है। येंटली का संघर्ष न सिर्फ एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, वो रॉडमेकर्स और ट्रेनर की खोज को अपना हथियार बना रही है अपने QRC9 प्रोजेक्ट के लिए, ताकि वो उसी म्यूटेशन को खत्म कर सके। हाँ, वो अपना खून, अपनी रीढ़ की हड्डी का पानी और अपना पूरा करियर बस इसी एक खोज में लगा रही है। कि अगर वो खुद को ना भी बचा पाए तो अगली पीढ़ी इस भयानक बीमारी से आजाद हो सके। ये कहानी इंसानी हिम्मत की बहुत बड़ी मिसाल है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ना मुझे एक बड़ी वैचारिक उलझन हो रही है। कैसी उलझन? मतलब एक तरफ हमारे पास येंटली है, जो एक जेनेटिक बीमारी से अपनी जान बचाने के लिए दिन रात लैब में जूझ रही है। दुनिया में करोड़ों लोग कैंसर, ALS, एल्जाइमर से लड़ रहे हैं। हाँ, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। और दूसरी तरफ इसी समारोह में हम 200 से ज्यादा भौतिक विज्ञानियों को म्यूऑन G2 प्रयोग के लिए करोड़ों डॉलर और सम्मान दे रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। मतलब वो कर क्या रहे हैं? वो एक ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल म्यूऑन के चुंबकीय घुमाव को नाप रहे हैं जो एक सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में ही खत्म हो जाता है। क्या ये प्राथमिकताओं का भटकाव नहीं है? आम इंसान के लिए इस म्यूऑन के नाचने का क्या मतलब है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और अक्सर लोग यही पूछते हैं कि हम एक छोटे से कण के पीछे इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं जब हमारे पास असली बीमारियां हैं। हाँ, यही तो। लेकिन विज्ञान इस तरह काम नहीं करता। म्यूऑन जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन का एक भारी चचेरा भाई है। वैज्ञानिकों ने इसे एक बहुत बड़ी चुंबकीय रिंग में घुमाया और इसके डगमगाने को नापा। और उन्हें क्या मिला? उन्होंने पाया कि ये कण हमारे स्टैंडर्ड मॉडल के गणितीय अनुमान से थोड़ा सा अलग डगमगा रहा है। हाँ, मैंने पढ़ा था। बस एक बहुत ही छोटी सी दरार मिली है, लेकिन इस छोटी सी दरार से हमें क्या फर्क पड़ता है? विज्ञान के इतिहास में ना बड़ी क्रांतियां हमेशा इन्हीं छोटी दरारों से आई हैं। अच्छा। कोई उदाहरण? जैसे जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था तो वो हर जगह सही साबित हुआ, सिवाय बुध ग्रह यानी मरकरी की कक्षा के। बुध ग्रह की कक्षा में कुछ गड़बड़ थी? हाँ, एक बेहद मामूली सा अंतर था जिसे सब नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन आइंस्टीन ने उस छोटी सी दरार पे ध्यान दिया और उसी को सुलझाने में उन्होंने जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत दे दिया। ओहो, जिसने ब्रह्मांड की हमारी पूरी समझ ही बदल दी। बिल्कुल। तो अगर म्यूऑन का डगमगाना हमारे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग है, तो इसका मतलब है कि हमारे चारों ओर ब्रह्मांड में ऐसे कणियां, ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिन्हें हमने अभी तक खोजा ही नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जिसे हम एक छोटा सा डगमगाना मान रहे हैं, बिल्कुल, वो दरअसल किसी अनदेखी दुनिया का दरवाजा खटखटा रहा है। एकदम सही। और रही बात कि इससे आम इंसान का क्या फायदा, तो याद रखिए कि आज हम जिन MRI मशीनों से बीमारियों का पता लगाते हैं या जो GPS हम फोन में इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ, वो सब कहाँ से आए? वो सब इसी तरह के सैद्धांतिक भौतिकी यानी थ्योरेटिकल फिजिक्स के प्रयोगों से ही निकले हैं। हम बुनियादी विज्ञान को उसके तुरंत दिखने वाले फायदों से नहीं तौल सकते। ये तो सच में नजरिए को बदलने वाला तर्क है। और भौतिकी की बुनियादी ताकतों की बात हो ही रही है,
तो डेविड ग्रॉस के काम का जिक्र करना बहुत जरूरी है। हाँ, उन्हें स्ट्रॉन्ग फोर्स को समझने के लिए विशेष पुरस्कार दिया गया। स्ट्रॉन्ग फोर्स मतलब वो ताकत जो परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर क्वार्क्स को बांध कर रखती है। उनके काम को रोमियो और जूलियट फोर्स कहकर समझाया गया था। हाँ, वो बहुत ही दिलचस्प नाम है। लेकिन मुझे इसका विज्ञान समझना है। मतलब आमतौर पर गुरुत्वाकर्षण या चुंबक के साथ ये होता है कि आप चीज़ों को जितना दूर ले जाते हैं उनका खिंचाव उतना कम हो जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्स इसके बिल्कुल उलट काम करता है ना? हाँ, डेविड ग्रॉस, फ्रैंक विल्चेक और डेविड पॉलित्जर ने जिसे खोजा उसे एसिम्प्टोटिक फ्रीडम कहते हैं। एसिम्प्टोटिक फ्रीडम, ये क्या होता है? जब दो क्वार्क्स बिल्कुल पास होते हैं ना, तो वे लगभग आज़ाद होते हैं, जैसे उन पे कोई बल ही ना हो। अच्छा। लेकिन जैसे ही आप उन्हें दूर खींचने की कोशिश करते हैं, उनके बीच का बंधन, जिसे ग्लूऑन फील्ड कहते हैं, वो एक रबर बैंड की तरह खिंचने लगता है। और अगर मैं उस रबर बैंड को और ताकत लगाकर खींचती जाऊं तो क्या होगा? तो वो रबर बैंड अंततः टूट जाएगा, लेकिन चुंबक की तरह वे अलग नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा? उस रबर बैंड को तोड़ने में आपने जितनी भारी ऊर्जा लगाई है ना, आइंस्टीन के E=mc² के नियम के अनुसार वो ऊर्जा अचानक नए द्रव्यमान यानी मास में बदल जाएगी। अरे बाप रे, मतलब ऊर्जा से नया पदार्थ बन जाएगा? बिल्कुल, और वहां बिल्कुल नए क्वार्क्स पैदा हो जाएंगे। आप कभी भी एक अकेले क्वार्क को बाहर नहीं निकाल सकते, वे हमेशा जोड़े में ही रहेंगे। तो वो जो कहावत है, सबसे मजबूत बंधन ही सबसे बड़ी आजादी देता है, ये सिर्फ कविता नहीं है। नहीं, ये ब्रह्मांड का सबसे बुनियादी नियम है। ये सच में दिमाग को चकरा देने वाला है कि ऊर्जा अचानक पदार्थ में बदल जाए। और ये जटिलता सिर्फ भौतिकी तक नहीं है, गणित भी ऐसे ही रहस्य खोल रहा है। जैसी चीजों में जहां अचानक से बहुत ज्यादा अराजकता और विस्फोट की स्थिति बनती है, वहीं उस अराजकता के ठीक बीच में एक स्थिर संरचना होती है, जिसे सॉलिटॉन्स कहते हैं, राइट? हाँ, और कैरोलिना फिग्यूरेडो का काम भी कमाल का है, जिन्होंने वेरा रूबिन प्राइज जीता। उन्होंने तो स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम फील्ड्स को जोड़ दिया ना? हाँ, उन्होंने एक ऐसा ज्यामितीय संबंध खोज निकाला जो ये साबित करता है कि ब्रह्मांड की सबसे अलग-अलग दिखने वाली थ्योरीज भी अंदर से गणित के एक ही धागे से जुड़ी हुई हैं। ये सभी वैज्ञानिक वास्तव में दिग्गजों के कंधों पर खड़े हैं। मतलब ज्ञान की एक बहुत बड़ी इमारत बन रही है, लेकिन इस इमारत का भविष्य किसके हाथों में है? ये सबसे जरूरी सवाल है। और यहीं पर ये डीप डाइव हमें अपनी सबसे बड़ी उम्मीद की तरफ ले जाता है, यानी अगली पीढ़ी। मुझे ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज जीतने वाली इक्वाडोर की 17 वर्षीय छात्रा मार्टिया कैनिजारेस की कहानी बहुत दिलचस्प लगी। मार्टिया ने जो किया है ना, वो असाधारण है। उसने अपने घर से एक वीडियो बनाया जिसमें उसने क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा को समझाया। ये वो अवस्था है ना जब बिग बैंग के कुछ माइक्रोसेकंड बाद ब्रह्मांड इतना गर्म था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी पिघल गए थे। बिल्कुल, और सोचिए एक 17 साल की लड़की दुनिया के सबसे जटिल भौतिक सिद्धांतों को इतनी आसानी से समझा रही है। ये तो दिखाता है कि विज्ञान अब सिर्फ बड़ी यूनिवर्सिटीज की बपौती नहीं रहा। हाँ, और जब हम इन युवा दिमागों की बात करते हैं ना, तो मुझे वो पत्र याद आता है जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने पढ़ा था। ओहो, वो महान वैज्ञानिक जॉन गर्डन का स्कूल रिपोर्ट कार्ड। हाँ, जॉन गर्डन, जिन्हें क्लोनिंग के लिए नोबेल और ब्रेक थ्रू प्राइज दोनों मिले। पता है उनके स्कूल के हेडमास्टर ने उनके लिए क्या लिखा था? शायद कुछ बहुत बुरा लिखा था। उन्होंने लिखा था कि गर्डन जीव विज्ञान के बुनियादी तथ्य भी याद नहीं रख सकते और उनको विज्ञान पढ़ाना उनके और उनके शिक्षकों के समय की बर्बादी है। हे भगवान, जरा सोचिए, अगर गुडिन ने उस हेडमास्टर की बात मान ली होती तो शायद आज जेनेटिक्स की दुनिया 50 साल पीछे होती। यही तो हमारे शिक्षा तंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हम बच्चों को बस रट कर पास किया गए अंकों से तौलते हैं, जबकि विज्ञान रटने का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। विज्ञान तो अज्ञात में छलांग लगाने, बार बार फेल होने और फिर एक नया सवाल पूछने की हिम्मत का नाम है। हमें बच्चों की जिज्ञासा को मारना नहीं चाहिए। एकदम सही बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने क्या देखा? हमने बहुत कुछ कवर किया आज। हाँ, मतलब हमने देखा कि कैसे वैज्ञानिकों ने 3 अरब अक्षरों के जेनेटिक कोड में से सिर्फ एक अक्षर को बदलकर बेबी केजे को नया जीवन दिया। हमने जाना कि कोशिकाएं पक्की दीवारों वाले कमरे नहीं हैं। हाँ, वो तो पानी और तेल की तरह घुलने मिलने वाली रहस्यमयी बूंदों से चलती हैं। और हमने एंशिएंट ली की उस निडर जंग को देखा जहां वो अपने ही डीएनए के खिलाफ लड़ रही है। हमने ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती देते म्यूऑन को देखा और 17 साल की मारिया को ब्रह्मांड के जन्म की कहानी सुनाते हुए सुना।
और इन सब में एक चीज कॉमन है, विज्ञान केवल एक पेशा नहीं है, ये मानवीय भावना की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है। हाँ, ये साबित करता है कि इंसान जब अपनी सीमाओं को लांघने की जिद कर ले तो वो अपनी नियति खुद लिख सकता है। बिल्कुल, एक ऐसा सहयोगात्मक प्रयास है जो देश, भाषा, उम्र, सब सीमाओं को तोड़ देता है। और जैसे जैसे हम इन जटिलताओं को साफ करते जा रहे हैं ना, मैं एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ के जाना चाहती हूँ। बताइए। जरा सोचिए, अगर आज हम एक नवजात बच्चे के जेनेटिक कोड की गलतियों को परमाणुओं के स्तर पर इतनी सटीकता से ठीक कर सकते हैं, और अगर हम उन भौतिक नियमों में भी दरारें खोज रहे हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, तो आगे क्या? तो आज से 50 साल बाद इंसान होने या प्राकृतिक होने की परिभाषा क्या होगी? मतलब, क्या हम सिर्फ इस ब्रह्मांड को किनारे पर बैठकर समझ रहे हैं, या हम हर बीतते दिन के साथ खुद इस ब्रह्मांड के रचयिता बनते जा रहे हैं? ये सच में एक ऐसा विचार है जो रोंगटे खड़े कर देता है और हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास भी कराता है। बिल्कुल सही कहा आपने। विज्ञान सिर्फ जवाब नहीं देता, वो हमेशा एक नए और ज्यादा जटिल सवाल की ओर धकेल देता है। हमारी आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखिए, लगातार सवाल पूछते रहिए, क्योंकि कौन जाने इंसानियत का अगला बड़ा ब्रेक थ्रू आपके ही किसी सवाल से निकल कर आए।